वेलकम स्टूडेंट्स टू द साइंस क्लास बाय गौरव सर। बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में और इसका हम लेक्चर नंबर 2 पढ़ेंगे। बच्चों, इससे पहले हमने लास्ट लेक्चर यानी कि फर्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ा था कि हमारे पास पीरियोडिक टेबल के अंदर 118 एलिमेंट्स हैं, यानी कि अब तक 118 एलिमेंट के बारे में बात की जा चुकी है, उन्हें ढूंढा जा चुका है और उनको क्लासीफाई करने का हमें अलग अलग तरीका ढूंढा जाना था। हमने सबसे पहले तरीका ढूंढा क्या? हमने सबसे पहले तरीका ढूंढा कि आप उसको कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं, मेटल और नॉन मेटल के द्वारा। तो हम बात कर रहे हैं मेटल्स के बारे में। अभी जो हमारा क्लास चल रही है उसमें हमने क्या पढ़ा, मेटल्स क्या होते हैं। तो मैंने आपको बताया था मेटल्स आर दोज विच कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन्स केमिकली या फिजिकली भी। अगर आप किसी को मेटल डिफाइन करना चाहते हैं तो उसकी एक ही शर्त है, इट शुड डोनेट इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, और वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव बनते हैं। इसके बाद हम मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे थे बच्चों। तो आइए बात करते हैं किसके बारे में बच्चों, हम बात करेंगे मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में हमने पहली फिजिकल प्रॉपर्टी मेटल की क्या पढ़ी थी? हमने पहली फिजिकल प्रॉपर्टी मेटल की पढ़ी थी बच्चों। मेटल होता है क्या? दैट इज मेटल्स आर मेलिएबल। आई थिंक ये पढ़ा था हमने, मेले हो जाते हैं। हमने पढ़ा था मेटल्स आर सॉलिड, ये भी हम पढ़ चुके हैं। हमने पढ़ा था मेटल्स आर डक्टाइल, है ना, बहुत सिंपल सिंपल चीज़ें थी, ये हम पढ़ चुके थे, मेटल्स आर डक्टाइल। और फिर हमने पढ़ा था क्या, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी मेटल होते हैं। सर, लस्ट्रस के बारे में बात कर रहे थे। पहले हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के बारे में थोड़ी सी बात और करते हैं। अच्छा, जानते हो एक मेटल ऐसा है जिसका हीट और इलेक्ट्रिसिटी, हाँ ये तो बात कर चुके हैं ना, कि वो हीट को तो कंडक्ट नहीं करता, एलिमेंट तो नहीं है, वो कंपाउंड है, हीट को कंडक्ट करता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता। माइका वगैरह हमने लास्ट टाइम बात की थी, या है ना। तो माइका तो हम पढ़ चुके हैं। अब बात कर रहे थे हम किसके बारे में बच्चों? हम बात कर रहे थे कि मेटल्स आर लस्ट्रस। जो मेटल होते हैं वो क्या होते हैं? मेटल्स आर लस्ट्रस, LUSTROUS, लस्ट्रस, और दे आर शाइनी और दे प्रोड्यूस शाइन व्हेन पॉलिश। तो जब इनको पॉलिश करते हैं तो दे बिकम शाइनी व्हेन पॉलिश्ड, ठीक है। एक आधा नॉन मेटल भी है, एक्सेप्शन भी है हमारे पास। एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन ऑफ नॉन मेटल्स क्या है भाई? वो हम वैसे नॉन मेटल में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ बता रहा हूँ डायमंड दुनिया में ज़्यादा चमकता है ना। तो जो डायमंड है वो बहुत चमकता है। इसके अलावा आयोडीन भी चमकता है, ठीक है। तो वो भी क्या है, नॉन मेटल है, लेकिन वो चमकते हैं। तो एक तरीके से क्या हो गए, एक्सेप्शन हो गए। अच्छा, कल हम बात कर रहे थे लस्ट्रस वर्ड के बारे में कि लस्ट्रस वर्ड कहाँ से आया, तो इसको हमने डिस्कस करना था, है ना। तो आइए इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं और फिर लेक्चर को आगे बढ़ाएंगे। प्रॉपर्टी आती है वो आती है मेटल्स आर हार्ड। अब इसमें मैं बता रहा हूँ, इसमें 2-3 एक्सेप्शंस आते हैं। कौन कौन से एक्सेप्शंस आते हैं? यस, सोडियम आता है, पोटेशियम आता है, एंड ऑफ कोर्स एक और आता है, दैट इज़ मरकरी जो कि लिक्विड मेटल है। तो अपने आप ही समझ में आ जाएगा कि हाँ जी वो हार्ड नहीं है। तो सोडियम, पोटेशियम, मरकरी, ये तीनों क्या है, ऑलमोस्ट ये सॉफ्ट है। हाँ यस, एक क्वेश्चन आता है कि विच मेटल कैन बी कट, कौन सा मेटल कट किया जा सकता है बाय द हेल्प ऑफ नाइफ? तो सोडियम मेटल कैन बी कट बाय द हेल्प ऑफ नाइफ। सोडियम मेटल को हम नाइफ के द्वारा कट कर सकते हैं। और मरकरी तो अपने आप में लिक्विड है ही है, ठीक है। हालांकि सोडियम रिएक्टिव भी बहुत होता है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अब इसके बाद अगली प्रॉपर्टी आती है बच्चों, हार्ड के बाद दे हैव हाई डेंसिटी। इनकी क्या होती है? हाई डेंसिटी होती है। तो लिखते रहिएगा साथ साथ, मेटल्स हैव हाई डेंसिटी। नाउ हाई डेंसिटी का मतलब क्या है? पहले तो डेंसिटी का मतलब समझ लो। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है बच्चों क्या? मास अपॉन वॉल्यूम। क्या फॉर्मूला होता है? मास। सर, मरकरी मैग्नेट से अट्रैक्ट भी होती है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम बात करेंगे, पर अभी नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे, पक्का करेंगे। नहीं, मरकरी मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होती, मरकरी एक डायामैग्नेटिक होती है। चलो, अगर ये बात पूछिए तो मैं तुम्हें 2 शब्द सुना देता हूँ, 2 शब्द समझा देता हूँ। एक होते हैं बच्चों पैरामैग्नेटिक कंपाउंड, कभी तुमने नहीं सुने होंगे क्योंकि तुमने पढ़ा नहीं होगा ये कभी भी। और एक होता है डायामैग्नेटिक कंपाउंड। ये तुम्हारे कोर्स में नहीं है, ये एनटीएससी में आते हैं। एक चैप्टर आता है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ करंट, आपका फिजिक्स में एक चैप्टर है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, वहाँ आते हैं, है ना। तो पैरामैग्नेटिक क्या होते हैं, लर्न करना चाहो तो कर लो। पी से पैरा, पी से प्यारा, या पास, पी से पैरा, पी से पास। तो वो चीज़ जो मैग्नेट के पास जाती हो वो पैरामैग्नेटिक होता है। वो चीज़ जो मैग्नेट के पास आती है वो पैरामैग्नेटिक होता है ना। और वो चीज़ जो डी से डी, डाया, और डी से दूर, वो चीज़ जो दूर भागती हो वो डायामैग्नेटिक होता है। तो मरकरी इज डायामैग्नेटिक। ऐसा क्यों होता है? ऐसा कैसे होता है? मैग्नेट से कोई चीज़ अट्रैक्ट क्यों होती है? इसको समझने के लिए या तो आपका फिजिक्स के टीचर आपको समझाएंगे, और अगर आपको केमिस्ट्री में समझना है तो भैया आपको 15,000 रुपये जमा कराने होंगे 11वीं क्लास की ट्यूशन फीस, ऑफ कोर्स।
बिकॉज देर इज़ नथिंग फ्री इन दिस वर्ल्ड। कलयुग है भैया, क्या कर सकते हैं। खैर मजाक कर रहा हूँ, बट ये आपके 11th क्लास में आएगा, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट थिंग। हम बात कर रहे हैं डेंसिटी के बारे में। तो डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। अच्छा अब एक बात बताओ, एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूँ। 1 किलो अगर आपके पास, और ये 9th वाले बच्चे इसका जवाब नहीं देंगे, 1 किलो रुई है आपके पास, 1 kg आपके पास कॉटन है, और 1 kg आपके पास मान लीजिए आयरन है, तो कौन सी चीज़ भारी होगी? बहुत जल्दी से आंसर दो। 1 kg कॉटन और 1 kg आयरन, कौन सी भारी होगी? कॉटन भारी होगी। ओके, कॉटन भारी होगी। वाह, आयरन भारी होगा, है ना? आयरन भारी होता है वाह बोलो ना, आयरन भारी होगा। जो हाँ लिख रहे हैं बिल्कुल सही लिख रहे हैं, दैट इज सेम होगा। दोनों के दोनों सेम होंगे। कुछ लोग कह रहे हैं यार सेम कैसे हो जाएंगे, 1 किलो आयरन तो बहुत भारी होता है, क्योंकि रुई तो हल्की होती है। अबे भैया दोनों का वेट सेम है, 1 kg 1 kg, तो दोनों बराबर ना हो गए। अब दिमाग में क्या चल रहा है? 1 kg आयरन सिर्फ जरा सी जगह पर आ जाएगा। लाइक ये अगर मैं बात करूँ, ये माउस जो है, ये माउस अगर आयरन का होता तो ये अपने आप में 3-4 किलो का हो जाता है ना। तो 1 kg आयरन जो होता है वो छोटी सी जगह पर आ जाएगा, जबकि रुई को बहुत सारी जगह लेनी पड़ेगी। तो डेंसिटी ऑफ आयरन इज मोर, छोटी सी जगह पर ज़्यादा मास आ रहा है, कम वॉल्यूम में ज़्यादा मास आ रहा है, दैट इज व्हाट वी कॉल डेंसिटी। सो डेंसिटी ऑफ आयरन इज मोर देन द डेंसिटी ऑफ कॉटन। तो ये आपको याद रखना है ना। तो डेंसिटी ऑफ आयरन इज मोर देन द डेंसिटी ऑफ कॉटन। नहीं, सोडियम की डेंसिटी भी अच्छी खासी होती है, ऐसा नहीं है कि बहुत कम होती है, ठीक है, क्योंकि उनकी वॉल्यूम ज़्यादा होती है तो कम होती है। और पोटेशियम की एक बात है, हाँ वो आपको मैं भी पढ़ाऊंगा, कि पोटेशियम को जब पानी में डालते हैं तो वो ऊपर आ जाता है, कैल्शियम को भी जब पानी में डालते हैं तो वो ऊपर आ जाता है। हालांकि उनकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, पर क्यों आता है वो अपने आप में एक बढ़िया टॉपिक है, इसी चैप्टर में समझाऊंगा, बट थोड़ा वेट करिएगा, ठीक है, मज़ा आएगा उसे पढ़ने में। तो फिलहाल हम बात कर रहे हैं क्या? हाँ, ब्लास्ट भी होता है, बिल्कुल सही बात है। जब हम सोडियम को पानी में मिक्स करते हैं तो उसमें ब्लास्ट होता है। तो हम बात कर रहे हैं द डेंसिटी ऑफ मेटल्स आर क्वाइट हाई। डेंसिटी हाई होने के साथ साथ इनमें ये प्रॉपर्टी भी आ जाती है। इसी वजह से एक और प्रॉपर्टी आती है, दैट क्या? द मेटल्स हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। इनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है। क्या होती है? टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है। नहीं, ठीक है, डेंसिटी कम है, मैं मानता हूँ सोडियम पोटेशियम की कम है, पर इतनी कम नहीं है। एल्यूमिनियम की डेंसिटी कोई इतनी कम नहीं है कि तुम उसे हवा में उड़ा दोगे, कि जैसे चिड़िया उड़ खेल रहे हैं कि एल्यूमिनियम उड़ा दिया। नहीं, एल्यूमिनियम उड़ने का नहीं है, वो भी अपने आप में भारी होता है, पर हाँ एक्सेप्शनली ये कह सकते हो कि बाकियों से हल्का है, ठीक है, बाकियों से हल्का। ऐसे तो फिर अगर हम नॉन मेटल्स की बात करें तो नॉन मेटल में भी डायमंड बहुत भारी है, तो कुछ चीज़ें फ़र्क हो जाती हैं, वो बात की बात है। लेकिन अगर हम जनरली बात करें तो मेटल्स हैव हाई डेंसिटी, और सोडियम की भी डेंसिटी अच्छी खासी होती है, पोटेशियम की भी अच्छी खासी होती है, और मरकरी की तो बहुत ज़्यादा होती है। अगर वो लिक्विड है तो भी कोई बात नहीं, पर अगर आप जैसे मान लो मरकरी जो है लिक्विड है, अगर आप देखो तो मरकरी के प्रेशर से नापा जाता है चीज़ों को, mmHg बोलते हैं ना हम। तो ऐसा नहीं कि मरकरी का प्रेशर नहीं लगता है, उसकी डेंसिटी नहीं होती, उसमें भी काफ़ी डेंसिटी होती है, ठीक। तो मरकरी का प्रेशर भी बहुत बढ़िया होता है। देखो साइंस सीख लोगे तो चिड़िया उड़ खेलने में बड़ी आसानी होगी, बहुत आसानी होगी। जैसे मान लो CO2 उड़, है ना, H2O उड़। अब तुमने कह दिया H2O उड़, सामने वाले ने उड़ा दिया, थप्पड़ मारो खींच के मुंह पे। क्यों भाई? बर्फ़ थी, सॉलिड फॉर्म में था, तो उसने कह दिया H2O उड़, भाई वो उड़ाया नहीं, उसने फिर मारो थप्पड़ खींच के। क्यों? वेपर फॉर्म में था। ऐसे ही CO2 उड़, नहीं उड़ा, थप्पड़ मारो। क्यों भाई? CO2 तो गैस होती है, उड़ा दिया तो भैया ड्राई आइस थी, ठीक। ऐसे ही सोडियम उड़, पोटेशियम उड़। अब तुम्हें तो पता है, सामने वाले को तो पता ही नहीं है ना क्या होना है, तो भैया इसका मतलब क्या है? चिड़िया उड़ खेलने में मज़ा आएगा। ऐसे ही हम क्या करते हैं, जब मेरे को सिखाना होता है बच्चों को ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ब्यूटेन उड़, प्रोपेन उड़, बड़ा मज़ा आता है खेलने में वो लोग, लेकिन वो हम 12th में करते हैं, अभी नहीं करेंगे। तो बहुत उसके अंदर फिर हम पॉइंट्स भी देते हैं, ठीक है ना। इस तरीके से आप साइंस को, जैसे हम क्या करते थे, याद करो, अभी अंताक्षरी खेलते थे। आजकल तो कोई अंताक्षरी खेलता ही नहीं होगा, आजकल तो लोगों को PUBG और क्या कहते हैं टिकटॉक से ही चैन नहीं मिलता था। तो अंताक्षरी खेली कभी किसी ने? कंपाउंड्स की अंताक्षरी खेला करो, है ना, कंपाउंड्स के नाम सीखो। बायोलॉजी के अंदर अलग अलग ऑर्गन्स के नाम, अलग अलग चीज़ों के नाम। और एक गेम होता है दमशरात। किसने कभी दमशरात खेला है? दमशरात पता है क्या होता है? दमशरात में क्या होता है, आपको कोई चीज़ एक्शन करके बतानी होती है, और एक्शन करके बताना होता है आपको कौन सा ऑर्गन है ना। तो ऐसे, या कौन सी चीज़ है, इस तरीके से खेलो, कौन सा कंपाउंड है या कौन सी रिएक्शन है ना, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दमशरात से कैसे समझाओगे, सोचो कितना मज़ा आएगा। तो टेक इंटरेस्ट इन साइंस, इसी तरीके से साइंस याद होगी, इस तरीके से आपको बहुत मज़ा आएगा साइंस को समझने में। जस्ट मेक इट योर लाइफ इफ़ यू कैन,
एंड देन यू विल सी दैट साइंस इज नथिंग बट जस्ट अ फन। मतलब आप व्हाट्सअप फेसबुक भूल जाओगे, इतना मज़ा आता है इसे करने में, इसको सीखने में और इसके बारे में अच्छी अच्छी बातें सीखने में। ठीक है, जीके क्विज करो अपने, आप कौन बनेगा करोड़पति खेलो घर में बैठ बैठ के, तो मेक इट अ नॉलेजेबल थिंग। कुछ नहीं रखा व्हाट्सएप पे, मैं सच बता रहा हूँ, कुछ नहीं रखा फेसबुक में, कुछ भी नहीं मिलने का तुम्हें। सिर्फ एक ही बंदे को मिल रहा है और वो तुम जानते हो किसे मिल रहा है, और किसी को कुछ नहीं मिल रहा। वो 2 बिल्लियों की लड़ाई में बंदर मजे ले रहा है। सिर्फ मार्क जुकरबर्ग है जो खा रहा है आराम से बैठ के तुम्हारे फेसबुक व्हाट्सएप से, तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। यस, ठीक है। एनी हाउ, तो मेटल की अब क्या टेंसाइल स्ट्रेंथ भी बहुत ज़्यादा होती है। इसके बाद अगर हम बात करें मेटल की अगली प्रॉपर्टीज़ के बारे में बच्चों, तो मेटल क्या होता है, एक सेकेंड बस, हाँ, तो मेटल का हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। मेटल का क्या होता है, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, तो MPBP लिख देता हूँ, हाई मध्य प्रदेश और भोपाल प्रदेश जो भी होता है, MP एंड BP, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होता है, 4 बार बता चुका हूँ टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होता है, पर चल कोई बात नहीं, दोबारा बताता हूँ। जब कभी आप किसी भी, जैसे वायर हो गई या कोई भी चीज़ हो गई, उससे आप किसी भी चीज़ को होल्ड करते हो, कितना ज़्यादा वेट वो होल्ड कर सकता है, कितना प्रेशर लगने पर, वो फोर्स लगने पर टूटेगा, वो उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ कहलाती है। जैसे अगर मेटल को एलॉय बना दिया जाए, अगर मेटल का क्या बना दिया जाए, एलॉय, यानी कि जैसे आयरन में हमने क्या ऐड कर दिया, कार्बन ऐड कर दिया, तो ये बन जाता है स्टील, और स्टील एलॉय बनाकर उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ और बढ़ जाती है, स्टील आराम से टूटता नहीं है। इसलिए स्टील को कहाँ यूज़ किया जाता है, इसीलिए स्टील को यूज़ किया जाता है ब्रिजेस बनाने में। जो सस्पेंशन ब्रिज बनते हैं ना, जो क्या करते हैं, जिसको हम रोप से टांगते हैं, झूलने वाले, जैसे लक्ष्मण झूला हो गया, तो सस्पेंशन ब्रिज को ब्रिज से, ब्रॉन्ज भी अपने आप में अच्छा है, तो ब्रिज बनाने में, जो ब्रिजेस बनाते हैं उसको, तो ब्रिजेस बनाने में उसे यूज़ किया जा सकता है हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ की वजह से। तो स्टील में बहुत ज़्यादा ताकत होती है ना। जैसे आपके बाल कितनी जल्दी टूटेंगे, ज़्यादा जल्दी टूट गए तो टेंसाइल स्ट्रेंथ कम है। फॉर एग्जांपल, पता नहीं आपके घर पे पिटाई कैसे होती है, हमारे ज़माने में हमें याद है हमारे घर पे पिटाई कैसे हुआ करती थी, तो हमारा वो बन जाता था सेंट्रीफ्यूज। तो जब घर वाले बाल पकड़ के घुमाते थे तो हम कहते थे भाई साहब क्या सेडिमेंट करने का मन है इनका आज, पता नहीं, है ना। तो दे हैव अ वेरी हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। अब बात करें अगर मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट की, तो एक्सेप्शन क्या आ गए भाई, सोडियम का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कम है, मरकरी का मेल्टिंग पॉइंट कम है, इसके अलावा पोटेशियम का भी मेल्टिंग पॉइंट कम है ना। तो ये क्या हो गया, एक्सेप्शन ऑफ मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, कि भैया इनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कम है। और अगर हम बात करें नॉन मेटल में, तो डायमंड का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही ज़्यादा है। इसके अलावा गैलियम का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कम है, इसके अलावा फ्रेंशियम का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कम है, पर ज़्यादातर सोडियम, पोटेशियम और मरकरी आते हैं। ज़्यादातर कौन से आते हैं, सोडियम, पोटेशियम और मरकरी। अरे राधिका सब्र कर, बाकी बच्चे भी सब्र करो, उस पर भी आ रहा हूँ। अब एक एलिमेंट ऐसा होता है जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही हाई होता है, बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, उसके बावजूद वो पिघलता नहीं है, और वो है कौन, वाइफ नहीं, W मतलब, ठीक है। बहुत ही अलग तरह का प्राणी है ये, बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, बहुत ही जल्दी, बात बात पे गुस्सा आ जाता है ना। और उसके बाद आराम से पिघलता नहीं है, कहता है ये काम होना है तो होना है, एंड दैट W इज़ नोन एज, यस, दैट W इज़ नोन एज टंगस्टन। हाँ, वाइफ मत लिखा ना, बहुत पिटोगे, ठीक है। वैसे मेरी वाली सुन तो नहीं रही ना। टंगस्टन, तो इसे क्या बोलते हैं, टंगस्टन। टंगस्टन एक क्या है, टंगस्टन एक मेटल है, ठीक है ना। बल्ब में ही नहीं, बल्ब यानी कौन से शहर से पढ़कर आए, बल्ब में यूज़ हो रहा है, बल्ब में, बल्ब, ठीक है। कहाँ यूज़ होता है वो, बल्ब में यूज़ होता है। सो टंगस्टन जो है बल्ब के फिलामेंट में यूज़ होता है। तो इस तरीके से मेटल गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, और जो टंगस्टन का फिलामेंट है वो बल्ब में भी यूज़ हो रहा है। तो ये सब आप ध्यान रख सकते हैं। बोलिए कोई डाउट इसके अंदर, कोई प्रॉब्लम इसके अंदर, कुछ पूछना चाह रहे हो, एनीथिंग यू लाइक टू आस्क। चलेगा। तो ये सब हो गई प्रॉपर्टीज़ किसकी, मेटल्स की। मेटल्स आर सोनोरस, ये हमारी लास्ट प्रॉपर्टी हो गई मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज़। अब बात करते हैं किसके बारे में बच्चों, अब हम बात करेंगे नॉन मेटल के बारे में। नॉन मेटल की जनरल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, या नॉन मेटल किसे कहते हैं। देखिए हमने बात करी थी जब मेटल के बारे में, तो हमने कहा था कि भाई मेटल्स आर दोज विच हैव 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट शेल। लेकिन अगर हम नॉन मेटल की बात करें तो नॉन मेटल क्या होते हैं, नॉन मेटल क्या होते हैं
विच हैव 4 to 8 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट शेल। तो 1 2 3 को छोड़कर क्या हो गए, 4 to 8 हो गए, 4 5 6 7 8। सर सोनोरस के एक्सेप्शन सोडियम पोटेशियम सोनोरस के एक्सेप्शंस हैं, ठीक है, कोई इशू नहीं है। एक्सेप्शंस तो वही हो गए ना, या आप खाली जगह भी सोनोरस होती है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेटल सोनोरस होते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ नॉन मेटल सोनोरस नहीं होते हैं, कई बार खाली जगह भी गूंजती है। जैसे आप अगर मान लो अपने सर पे ऐसे टप टप करके देखो, टैप करके देखो, तो आपको आवाज़ गूंजती भी नजर आएगी। और अगर आपको आवाज़ गूंज रही है तो इसका मतलब खाली है, और नहीं गूंज रही तो भूसा भरा हुआ है। करके देख सागर, अर्चित करके देख बेटा, ऐसे ऐसे करके देख, अगर गूंज रही है तो खाली है, और नहीं गूंज रही तो भूसा भरा हुआ है। बता क्या है, खाली है कि भूसा भरा हुआ है? जल्दी बता, अभी भाषणा बाद में पहले बताओ सारे। आवाज़ नहीं है ना तो फिर भूसा भरा हुआ है बेटा। सर आप भी, मैं करके देख चुका हूँ, मैं बाद में बताऊँगा, ठीक है। चलो बाकी तुम अपना देखो, मेरी छोड़ो यार, तुम मेरे से क्या लोगे ये बताओ। मैं तो तुम्हें ये समझा रहा हूँ ना, तुम खुद देखो कि खाली है या भूसा भरा हुआ है। तो ऐसे करके देखना, अगर नहीं आ रही आवाज़ तो भूसा है, और अगर आ रही है तो खाली है। अब तुम देखो क्या बढ़िया है, और मुझे बताना ज़रूर, आराम से अलग से, जब साउंड वाउंड ना हो ना, कोई घर में आसपास कोई ना बैठा हो, तब करके देखना, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास क्या, सबके सामने है सर, तो सामने करके देख लो, उन्हें भी पता चल जाएगा तुम्हारे दिमाग में क्या है। सोनरस का मतलब समझ में आ गया, जब तुम बात ऐसी पूछोगे तो ऐसी जवाब मिलेंगे तुम्हें। सोनरस का मतलब समझ में आ गया। आइए अब बात करते हैं किसके बारे में, अब बात करते हैं जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल्स के बारे में, कि नॉन मेटल क्या होते हैं। तो बच्चों हमने जैसे पढ़ा कि मेटल के आखिरी में क्या आता है, मेटल के आखिरी में 1 या 2 या 3 आता है। नॉन मेटल के आखिरी में 4 to 8 कुछ भी आ सकता है। जैसे कार्बन की बात करें, एटॉमिक नंबर 6, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो 2 और 4, तो आखिरी में क्या आ रहा है 4। ऐसी मान लीजिए हम बात करते हैं नाइट्रोजन 7 का क्या होगा 2 और 5, तो आखिरी में क्या आ रहा है 5, ये भी क्या होगा नॉन मेटल। हम बात करें ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन के आखिरी में ऑक्सीजन का 8 का मतलब आखिरी में 6 आ रहा है, तो दैट इज अगेन नॉन मेटल। Cl की भी कर लो भाई, Cl की बात कर लेते हैं, कोई बात नहीं। Cl इज क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 और 285, तो आखिरी में क्या आ गया 5, दैट मीन्स इट इज़ आल्सो नॉन मेटल। तो नॉन मेटल, इस तरीके से मैंने क्या बोलेंगे, नॉन मेटल बोलेंगे। जिनोन बेटा उसके आखिरी में 8 आएगा। देखो हीलियम के आखिरी में 2 आता है, नियोन के आखिरी में 8 आता है, फिर आर्गन के आखिरी में 8 आता है, क्रिप्टन के आखिरी में 8 आता है, जिनोन के आखिरी में 8 आता है, रेंडोन के आखिरी में 8 आता है। ये क्या है, नोबल गैसेज हैं। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनोन, रेंडोन, दीज आर द नोबल गैसेज। 7 बेटा आता है हेलोजेंस के आखिरी में, फ्लोरीन, ब्रोमीन, हाँ अच्छा क्लोरीन में, सॉरी क्लोरीन में 7 आएगा, सही कह रहा है बच्चा। यहाँ पे मैं तो गलती से लिख गया 5, इट इज़ 7, ठीक है, इसे करेक्ट करेंगे। इसके दिमाग में भूसा नहीं है, वही सही बात है। सर दे आर नॉट मेलिएबल डक्टाइल डोंट, अब तुम क्या चाह रहे हो, मतलब मैं तुम्हें फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ना पढ़ाऊँ? फटाफट बात कर लेते हैं ना, फटाफट बात तो कर ही सकते हैं ना फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की। दैट इज़ दे आर नॉन मेलिएबल, मानता हूँ, यह सब बाकी चीज़ें प्रॉपर्टी से बात करते हैं। तो चलो मुझे बताओ कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती हैं, एक सेकेंड ज़रा, क्या हो गया, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं नॉन मेटल की? तो मेटल की अपोजिट ही होंगी, है ना। अच्छा तो ये भी कर लेते हैं भाई, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, स्क्रॉल भी कर देता हूँ। तो इसमें लिखना क्या है तुम्हें, मुझे समझ में नहीं आता, लिखो। तो हम पढ़ते हैं पहली फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल की अगर बात करें तो नॉन मेटल आर ब्रिटल, क्या होते हैं, ब्रिटल होते हैं, है ना। तो नंबर 1 इज नॉन मेटल, हार्ड नहीं होते, ये ब्रिटल। व्हाट इज ब्रिटल, कोई बताएगा ब्रिटल का मतलब क्या होता है? जैसे कभी चीटोस खाएं, खाने का मन हो तो बता देना, ठीक है, या कभी चिप्स खाएं टूट जाते हैं ना, या क्या ग्लास समझते हो, नॉन मेटल क्या है, ग्लास भी क्या है, नॉन मेटल है। हालांकि ग्लास एक कंपाउंड है तो उसको हम मेटल नॉन मेटल की कैटेगरी में नहीं रख सकते। चीटोस भी कंपाउंड, एग्जांपल बता रहा हूँ, लेकिन नॉन मेटल भी क्या होते हैं, नॉन मेटल भी बिल्कुल इसी तरीके से क्रिस्टल फॉर्म में टूट जाते हैं, या वो चूर हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं। तो जब कोई चीज़ ब्रेक हो सकती है तो उसको हम बोलते हैं क्या, ब्रिटल। क्या बोलते हैं बच्चों, उसको हम ब्रिटल बोलते हैं। तो जैसे कांच टूट जाता है तो कांच का टूटना भी क्या है, ब्रिटल है। लेकिन कांच और चीटोस आप एग्जाम्पल में नहीं लिखोगे। क्यों नहीं लिखोगे कांच और चीटोस एग्जाम्पल में? क्योंकि ये कोई मेटल या नॉन मेटल नहीं है। सुनिएगा बात ध्यान से, ये मेटल या नॉन मेटल नहीं है, ये क्या है, ये कंपाउंड्स हैं। ये क्या है, ये कंपाउंड्स हैं, ठीक है, याद रखिएगा। तो मेटल नॉन मेटल की अगर बात करी जाए, नॉन मेटल की बात करिए तो सल्फर हो गया, है ना, ये एग्जाम्पल दे सकते हो। जो सॉलिड सल्फर होता है वो बहुत जल्दी टूट जाता है। या कोयला, कोल टूटता नहीं टूटता, कोल
कार्बन का जो बना होता है कोल, ग्रेफाइट टूटता है नहीं टूटता। जैसे आप ग्रेफाइट कहाँ यूज़ करते हैं, कभी यूज़ करा है किसने ग्रेफाइट, वेयर यू यूज़ ग्रेफाइट, स्पेलिंग सही करूँ ज़रा, हाँ जी पेंसिल में, हाँ पेंसिल में ग्रेफाइट यूज़ करा है ना, तो वो टूट जाती है जल्दी जल्दी, पेंसिल कई बार टूट जाती है, निप टूट जाती है, क्यों, क्योंकि वो ब्रिटल है। तो इस तरीके से मिट्टी के बर्तन है ना, नॉन मेटल से बने होते हैं ज़्यादातर, तो वैसे तो वो भी कंपाउंड ही हो गए, बट हम कह सकते हैं चलो भी वो टूट गए। तो इस तरीके से ये चीज़ें क्या होती हैं, ये टूट जाती हैं। तो नॉन मेटल आर ब्रिटल। बस उसके बाद क्या होता है, उसके बाद नॉन मेटल आर नॉट हार्ड, या नॉन मेटल हैव, नॉन मेटल आर नॉन मेलिएबल, नॉन मेलिएबल होते हैं। नॉन मेटल आर नॉन डक्टाइल होते हैं, नॉन डक्टाइल होते हैं। नॉन मेटल आर क्या कहते हैं, हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कैसा होता है, बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट कैसा होता है, ये भी लो होता है। एक्सेप्ट, अब यहाँ एक्सेप्ट आता है, एक्सेप्ट क्या, एक्सेप्ट डायमंड। डायमंड का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, डायमंड बहुत जल्दी जो है आराम से नहीं पिघलता। फिर नॉन मेटल आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। नॉन मेटल आर बैड कंडक्टर एक्सेप्ट, और बैड कंडक्टर एक्सेप्ट अभी जब इतने सारे एक साथ बात करोगे तो क्या कैसे जवाब दूंगा, उसको क्वेश्चन पूछो तो यार, हाँ एक्सेप्ट ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट जो होता है वो गुड कंडक्टर होता है। कहीं देखा है ग्रेफाइट को कंडक्ट करते हुए, कभी यूज़ किया है ग्रेफाइट कहीं पर जिसे कंडक्ट करने के लिए यूज़ कराओ, मैंने बता रखा है, याद करिए फर्स्ट चैप्टर में बताया था। जल्दी से चलो मैं हिंट दे रहा हूँ, फर्स्ट चैप्टर में मैंने बताया था एक कंपाउंड होता है, सॉरी एक रिएक्शन होती है जो मैंने कहा था हर चैप्टर में आएगी, वहाँ यूज़ किया था। सोचो सोचो जल्दी बताओ, ग्रेफाइट को कहाँ यूज़ किया है, इलेक्ट्रोलिसिस में यूज़ किया था। इलेक्ट्रोलिसिस में किस फॉर्म में यूज़ किया था, एज अ इलेक्ट्रोड यूज़ किया था। किसकी तरह यूज़ किया था, इलेक्ट्रोड्स की तरह। तो आप घर में कहाँ यूज़ करते हैं, जो आप सेल लेकर आते हैं ना, पेंसिल सेल, पेंसिल सेल जो आप लाते हैं ना निप्पो के, इसके उसके, है ना, तो वो जो पेंसिल सेल, ड्यूरा सेल वगैरह, तो जो पेंसिल सेल होते हैं उनके अंदर एक रोड होती है काले रंग की, दैट इज़ ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट इज़ यूज एज इलेक्ट्रोड इन सेल्स। एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी आल्दो इट इज अ नॉन मेटल, दैट्स व्हाई इट इज यूज इन, दैट इज व्हाई इट इज यूज इन वेयर, इन सेल्स। ठीक है, तो डायमंड इज़ नॉट ब्रिटल, डायमंड ब्रिटल नहीं होता, बहुत हार्ड होता है डायमंड। तो डायमंड की एक खास बात क्या है, डायमंड का टैगलाइन क्या है, डायमंड है सदा के लिए। सदा के लिए मतलब वो कभी ख़राब ही नहीं होता, टूटता ही नहीं है। ठीक है, नॉन मेटल आर लस्ट्रस होते हैं, नॉन लस्ट्रस होते हैं, नॉन मेटल नॉन लस्ट्रस होते हैं। लेकिन एक्सेप्शन क्या है, इसमें 2-3 एक्सेप्शन है, एक नहीं है, काफ़ी सारे हैं। तो नॉन मेटल आर